किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि अगर आप अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, वारान बट्टित और आपके जैसे कई अमीर लोग हैं तो सारा पैसा ले ले और आप दुनिया भर के हर एक इंसान में समानता दिखाए, सारा पैसा इन सभी अमीर लोगों की जेब में वापस चले जाए और आप फिर से वैक बन जाए जैसे आज हो। और क्या आप जानते हैं इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? द अंसार इजिप्ट रॉबर्ट कासाकी। या तो पैसिव इनकम अर्निंग की बिक्री हो सकती है, जैसे कि पैसिव इनकम वाले अधिकांश एसेट आपके पास होंगे, आप लोग ही अमीर है, और ऐसे ही 15 एसेट है जो अमीर है और ज्यादातर अमीर बने हुए हैं, जिनमें सबसे पहला एसेट कैश है। आपके बैंक में पेड कैश आपको ब्याज दे रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि 4 से 5% की ब्याज दर पर ब्याज की मार नहीं कर सकती आज भी लोगों की कई सी कंपनियों में से एक है। सेक्टर की शीर्ष प्राथमिकता तब है जब इस लेख में रिलायंस डॉट इन को यह देखा गया है कि अभी की ताजा खबरों में आप ही देख सकते हैं कि वारन बफेट ने अपना 50 लाख रुपए का कैश रिजर्व बनाया है और इस समय उनके पास $270 का कैश रिजर्व है, जो अब अमीर लोगों के 2 रीजन में सबसे पहले मौजूद है। तो इन्वेस्ट इन द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम अमीर लोगों का मानना होता है दुनिया अपॉर्चुनिटी का पिटारा है, इसलिए जब भी कोई बेटर इन्वेस्टमेंट आपके दरवाजे पर आए तो आप उस समय अपने कैश के साथ रेडी रहो। मोस्टली लोगों का कैश रखने के पीछे यही रीजन होता है। और दूसरा रीजन है टू अर्न हाई इंटरेस्ट। कैश होने से आपको राइट टाइम और बेस्ट प्राइस में डील तो मिल ही जाती है, साथ ही अमीर लोग अपने पास रखा पैसा हाई इंटरेस्ट रेट पर भी देते हैं, जिससे उन्हें ईयरली एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है। इसलिए सक्सेस कब कहाँ कौन से दरवाजे पर आ जाए, बी रेडी विद द कैश। कैश के बाद अगला और सबसे बड़ा एसेट आता है एसेट नंबर 2 रियल स्टेट। अब रियल स्टेट को सबसे बड़ा एसेट बोलने का पीछे मेरा 2 रीजन है। नंबर 1, रेंट पेमेंट्स। हम में से किसे हर महीने एक फिक्स्ड इनकम अच्छी नहीं लगती, वो भी तब जब हमें उसके लिए 8 से 9 घंटे काम करना ना पड़े, दोस्त के ताने सुने ना पड़े और नहीं निकले जाने का डर सताए। ये सब कुछ पॉसिबल है रियल स्टेट से। आजकल जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, उसी हिसाब से लोग भी बदल रहे हैं आज की डेट में लोगों को घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि स्टूड खोलने के लिए, एजुकेशन सेंटर्स के लिए, पीजी रखने के लिए और इवन स्मॉल बिजनेस खोलने तक के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे में अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो ऐसी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप मंथली अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। और इसी के साथ रियल स्टेट का दूसरा एडवांटेज है द एप्रिसिएशन। देखो, जिस हिसाब से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसी हिसाब से रियल स्टेट मार्केट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा उन्हें रहने के लिए घर चाहिए होगा, और क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है इसलिए प्रॉपर्टी के प्राइस भी आसमान छू रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में आप देख ही सकते हो कि बेंगलोर में प्रॉपर्टी की प्राइस में 10 से 15% का इंक्रीज हुआ है, दिल्ली में 12%, पुणे में 11% और हैदराबाद में 13.5% का एनुअल इंक्रीज देखने को मिला है। यह दिखता है कि रियल स्टेट कितना वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। अब बात आती है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो नंबर 1 ऑफिस बिल्डिंग में, जिसमें लोग आके काम करेंगे और बदले में आपको रेंट देंगे। दूसरा कमर्शियल बिल्डिंग से, जहां पर बिजनेस आकर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को बेचेंगे और आपको रेंट देंगे। एंड नंबर 3 लैंड, जिसमें आप फार्मिंग कर सकते हो, कोई स्कूल या कॉलेज या बिल्डिंग बनवा सकते हो। इवन लैंड खाली भी पड़ा रहे ना तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। और एक सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि जिस घर में आप रहते हो वो आपका एसेट नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि उसमें रहने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी के साथ आता है हमारा एसेट नंबर 3 बॉन्ड्स। जब गवर्नमेंट्स और बिजनेस को कैश इन्वेस्टमेंट की नीड होती है ना, तब वो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर को बॉन्ड इशू करते हैं और इसी बॉन्ड के बदले गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज अपने इन्वेस्टर को हर महीने एक सर्टेन अमाउंट पे करने का वादा करती है। बॉन्ड में इन्वेस्ट किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट बैकर होते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्ट वो लोग करते हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म में एक सिक्योर रिटर्न चाहिए होता है। बॉन्ड में आप इंडियन स्टॉक मार्केट को आज नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ऐसे में स्टॉक्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं।
स्टॉक्स आपको अलाव करते हैं कि आप किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड बिजनेस का कुछ हिस्सा या कुछ परसेंटेज ओन कर पाओ, और जैसे जैसे वो बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे से आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है। साथ ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के दो फायदे भी है। पहला, डिविडेंड। कई कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमेशा स्टॉक इन्वेस्टर को देती है, जो कि एक फिक्स्ड इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि वॉरेन बफेट को हर हफ्ते $47 मिलियन का डिविडेंड मिलता है। और स्टॉक में इन्वेस्ट करने का दूसरा फायदा है स्टॉक एप्रिसिएशन। बढ़ती और ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा बोल्ड मूव माना जाता है, क्योंकि ये मूव आपके लगाए 10,000 को 1 लाख और 5 लाख और कभी कभी 50 लाख भी बना सकता है। अब आता है एसेट नंबर 5, म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। स्टॉक्स के बाद आते हैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड यानी ऐसे फंड जो देश की टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज में पैसा लगाते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स इंडिया के दो मेजर इंडेक्सेस है। अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए हर इंसान चाहता है कि वो देश की बेस्ट कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करे, और इंडेक्स फंड इसका सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है। रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अपने काम के साथ साथ अगर कोई चीज हमें अमीर बना सकती है तो वो है अदर्स पीपल टाइम, यानी पैसा आपका, मुनाफा भी आपका पर मेहनत दूसरों की। इसलिए इंडेक्स फंड में आप मंथली SIP के जरिए एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस डेवलप कर सकते हो। तो जैसे कि आप इस SIP कैलकुलेटर में देख सकते हैं, अगर आपकी सैलरी 25,000 है, जिसमें से आप हर महीने 6,000 रुपये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप देख ही सकते हो कि 13 पर एनुअल रिटर्न की मदद से 25 साल बाद 1,36,00,000 आपके पास जमा हो चुके होंगे। सो स्टार्ट SIP नाउ। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और आगे अभी 10 एसेट और मैं आपको बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको पूरे इंटरनेट पर शायद किसी ने बताया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एसेट नंबर 6, इक्विपमेंट्स। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है, कोई ऐसी चीज है जो दूसरों का काम आसान कर सके, तो उसे रेंट पर देकर आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि एक DSLR कैमरा जिसे आप यूज ही नहीं करते, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पड़ा पड़ा खाली धूल खा रहा है, उसे किसी क्लब या इंस्टीट्यूट में देकर मंथली रेंट रिसीव कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा कार या बाइक जैसी चीजों को आप OU के प्लेटफॉर्म के जरिए रेंट आउट करके आप मंथली अच्छा खासा अमाउंट रन कर सकते हो, वो भी बिना कुछ किए। एसेट नंबर 7, पेरेंट्स। एक बहुत ही अंडररेटेड और अमेजिंग एसेट है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि जब भी आप कोई नया इन्वेशन करते हो या यूनिक प्रोडक्ट लाते हो तो उसके लिए आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। यह एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि आप इसके राइटफुल इन्वेंटर हो, और जैसे कोई कंपनी या एंटिटी आपका वो इन्वेशन या प्रोडक्ट यूज करती है तो उसे आपको पैसा पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उन पर केस कर सकते हो। बिजनेस की दुनिया में पेटेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1995 में कैलाश काटकर ने एक टेक्नोलॉजी बनाई जो कि था एक एंटीवायरस जो उनके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस फ्री कर पाया। उन्हें लगा ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है तो इसका पेटेंट फाइल करवा लेना चाहिए। और जब लोगों को एंटीवायरस की नीड लगी तो उनके दिमाग में आया सिर्फ एक ही नाम, क्विकहिल, जो कि आज की डेट में 2,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ये दिखाता है कि आज की डेट में पेटेंट कितना वैल्यूएबल एसेट है। अब आता है एसेट नंबर 8, ट्रेडमार्क्स। जैसे पेटेंट आपके इन्वेशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी तरह ट्रेडमार्क आपके सिंबल्स, वर्ड्स और फ्रेजेस को प्रोटेक्ट करता है। आज की इस कंपनी बिजनेस की दुनिया में स्कैम्स और फ्रॉड के चांसेस भी सेम रेट पे इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपने ब्रांड को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क का सही यूज करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल ने यह कैच फ्रेज ट्रेडमार्क करवा रखा है, और इसी कैच फ्रेज की मैडम से अमूल ने काफी फाइनेंशियल गेन भी हासिल किया है। और ऐसा कोई भी दूसरा ब्रांड अगर सेम कैच फ्रेज यूज करता है, उसे अमूल को एक ही अमाउंट पे करना होगा। ठीक इसी तरह टाटा ग्रुप ने भी अपने लोगों का ट्रेडमार्क करवा रखा है।
ना ग्रुप भी अपने ट्रेडमार्क का यूज करने के लिए अभी लाइसेंस की फीस भी चार्ज कर चुका है। एसेट नंबर 9 ब्रांड एंड गुडविल। ब्रांड और गुडविल वैसे तो दो अलग अलग टर्म से, पर दोनों ही किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। ब्रांड नाम इसलिए बनाया जाता है जब कोई कस्टमर उसे कंज्यूम करे, उसे यूज करे, तो उसके मन में एक इम्प्रेशन बन सके कि वह भी प्रीमियम चीजें यूज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ गुडविल की कस्टमर एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। ब्रांड एक तरह का एफर्ट है जिसे कंपनी खूब सारा पैसा और टाइम देके बिल्ड करती है। वहीं गुडविल एक तरह की इमेज है जो तब बनती है जब आप कस्टमर को राइट वे में ट्रीट करते हो। दोनों ही चीजें आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक हैं और ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां सिर्फ एक अच्छी गुडविल की वजह से कई कंपनीज बैंकर पसी से बची। वहीं कई ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ अच्छी ब्रांडिंग के दम पर ही स्केल करती चली जा रही है। एग्जाम्पल के लिए एमआरएफ को ही ले लो। आज से 15 साल पहले एमआरएफ को एक तगड़ी ब्रांड नहीं था और आज सिर्फ एक ही इंसान है जो उनके लिए एयर्स करता है, उनके ब्रांड को प्रमोट करता है, और उस इंसान ने मानो बीते 10 सालों में एमआरएफ की दुनिया बदल दी है। कमेंट करके बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। एसेट नंबर 10 पीपल। अगला और सबसे बड़ा एसेट है पीपल। हम में से अक्सर लोग और बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज की और अपने आसपास के लोगों की वैल्यू नहीं समझ पाते और उनकी कमी हमें तब महसूस होती है जब वह चले जाते। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, यह ब्रांड वैल्यू, ये गुडविल सब बनते कंपनी के नाम पे है और इससे फायदा भी कंपनी को ही होता है, पर इसे बनाने वाला एक एम्प्लॉय होता है जो पहले दिन से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फंड्स इकट्ठा करके टेस्ट रन करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। वो लोग ही होते हैं जो एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाते हैं, जो किसी इंसान को सक्सेसफुल बनने में मदद करते हैं। आपको क्या लगता है कि एप्पल्स का इतना सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? वो है उनके एम्प्लॉयज और उनकी टीम। कोई भी बड़े से बड़ा इंसान देख लो, उसने अकेला अपना बिजनेस बिल्ड नहीं किया है। उसकी सक्सेस के पीछे के रीजन है उसके आसपास के अच्छे लोग। सो फाइंड राइट पीपल हु कैन बी अ वैल्यूएबल एसेट फॉर यू। एसेट नंबर 11 और मटेरियल एंड कमोडिटीज। देखो, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदा रहने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें कमोडिटीज की भी जरूरत होती है। जैसे कि कोविड वाले टाइम का एग्जाम्पल देख लो, लोगों ने -100 देकर भी सैनिटाइजर और मास्क खरीदे। 20 लाख रुपए किलो टमाटर भी परचेज किए। क्योंकि कहीं ना कहीं कमोडिटीज की वैल्यू कैश से ज्यादा है और अमीर लोग इस बात को भली बात ही समझते हैं, इसलिए वह गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील, ऑयल जैसी कमोडिटीज में खूब हेली पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट क्यूसाकी खुद भी कमोडिटीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू कैश। गोल्ड इन सब में एक ऐसी रेशियस कमोडिटी है जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकती है। इसलिए करंट सिनेरियो में बाकी चीजों के साथ साथ कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आता है एसेट नंबर 12 बुक्स, सॉन्ग्स, डिजिटल कोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। आजकल डिजिटल दुनिया का जमाना है, हर कोई अपने मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका रहता है। ऐसे में डिजिटल एसेट्स जैसे कि डॉक्यूमेंट, ऑडियो बुक्स, वीडियो, डिजिटल कोर्सेज, सॉन्ग्स और एप्स आपके लिए एक वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकते हैं। आज की डेट में इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, सबके पास काफी रो डाटा और रो नॉलेज है। ऐसे में अगर आप कोई बुक लिखते हो, कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, तो बस आपको राइट मार्केटिंग टूल ढूंढकर काम पे लग जाना है और मैक्सिमम ऑडियंस को रीच आउट करना है और एक भी प्रोडक्ट जलाना, तो आपका ब्रांड नेम बिल्ड होने में टाइम नहीं लगेगा। सॉन्ग्स और कंटेंट के केस में यह चीज और भी ज्यादा स्केलेबल है। इसके लिए आप किंग का एग्जाम्पल ही देख लो। उनका एक गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ, मान मेरी जान, जो इतना तगड़ा निकला कि उसने YouTube 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए। और इतना ही नहीं, इसके बाद को किंग इतने शोज और इतने इवेंट्स मिले जिसने उसके इस गाने को इमोर्टल बना दिया। साथ निक जोनस को यह गाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने चैनल पर किंग के साथ यह गाना दोबारा रिक्रिएट किया। सो आपका आर्ट और आपकी डेडिकेशन भी एक वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकता है और यही आपको पैसा कमा के दे सकती है इन फॉर्म ऑफ एसेट नंबर 13। चलो आपके लिए रॉयल्टीज को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपने कोई बुक लिखी है जो अपने टाइम
की बेस्ट सेलर चली गई। अब उस बुक के राइट्स कोई मूवी स्टूडियो खरीदना चाहता है ताकि वो उससे कोई शो बना सके, तो इसके बदले में आपको टोटल कलेक्शन का कुछ हिस्सा मिलेगा और उससे आगे जितनी चीज़ें होंगी जैसे कि मर्चेंडाइज, कोई प्रोडक्ट, उसका टोटल रेवेन्यू का भी कुछ हिस्सा आपको हमेशा मिलता रहेगा। और इतना ही नहीं, रॉयल्टीज में एक टर्म होता है सिंडिकेशन। जब कोई टीवी शो बहुत बड़ा हो जाता है ना और मल्टीपल ब्रॉडकास्टर उनके राइट्स खरीद लेते हैं, तो जितनी बार वो शो रन किया जाता है उतनी बार एक्टर्स और राइटर को पैसा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, जिसने अपनी मैसिव सक्सेस के बाद खूब नाम कमाया, उनके एक्टर्स को आज भी 10 से 20 मिलियन डॉलर पर ईयर पे किया जाता है एज ए रॉयल्टी। और रॉयल्टी की वजह से ही जॉर्ज आर मार्टिन जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स ली थी, जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर ली थी, ऐसे लोग मिलेनियर बन पाए। एसेट नंबर 14, यूनिक राइट्स। अब ये एसेट मेंशन करने का पीछे मेरा मानना यह है कि इंडिया में कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस के लोगों के पास एक कंपीटिंग एडवांटेज है जिसे हम जियोग्राफिक इंडिकेशन या जीआई भी बोल सकते हैं। और ये जीआई